नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मान स्वर पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मान स्वर। मान स्वर स्वर वॉवेल को कहते हैं और इसका उच्चारण जो है निश्वास की सहायता से होता है और निश्वास के निःसरण में निश्वास के निकलते समय जब हम किसी स्वर वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं तो उसमें बाधा नहीं पहुंचती है, व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। और ये मान स्वर जो हैं माने हुए स्वर, कल्पित स्वर, काल्पनिक स्वर, वास्तविक स्वर नहीं। और इनकी संख्या जो है 8 है। इसके साथ ही यह कह देना आवश्यक है कि ये 8 मान स्वर किसी भाषा विशेष से संबंध नहीं रखते। इनके कई नाम हैं। मान स्वर को अंग्रेजी में कार्डिनल वॉवेल्स कहा जाता है। इसको आदर्श स्वर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे आइडियल वॉवेल्स कहेंगे। इसे मानक स्वर भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड वॉवेल्स कहेंगे। इन्हें मूल या प्रधान स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर या प्रधान स्वर भी कहा जाता है। आधार स्वर भी कहा जाता है। आधार स्वर भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मान स्वरों के ये इतने नाम हैं। और यह बता दिया किसी भाषा विशेष से ये मान स्वर जो हैं संबद्ध नहीं हैं, संबंधित नहीं, लेकिन इनकी व्यावहारिक उपयोगिताएं हैं। इन मान स्वरों की सहायता से किसी भी भाषा के स्वरों के उच्चारण की प्रक्रिया का समुचित निर्धारण किया जा सकता है।
यदि हम इन मानस्वरों को समझ लें तो इन मानस्वरों के आधार पर किसी भी भाषा के स्वरों के उच्चारण की प्रक्रिया का निर्धारण किया जा सकता है और इसके कारण जो है उन भाषाओं के स्वरों की उच्चारण प्रक्रिया को समझाया जा सकता है कि इस स्वर का उच्चारण इस तरह से होगा और इस स्वर का उच्चारण इस तरह से होगा। जब उच्चारण प्रक्रिया का समुचित निर्धारण हो जाएगा मानस्वरों के अध्ययन के आधार पर, तो हम किसी भी भाषा के स्वर की उच्चारण प्रक्रिया को समझ सकते हैं और ध्वनि शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति को उस स्वर के उच्चारण करने का तरीका, उसकी विधि अच्छी तरह से बताई जा सकती है। तो इसमें दो जो हैं उच्चारण अवयव जो हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक ओठ है और दूसरी जो है जिह्वा या जीभ या फिर जिसको आप टंग कहते। तो मुख्य भूमिका जो है जीभ की होती है और दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका जो है ओठ की होती है। जीभ के तीन भाग जो हैं मुख्य रूप से माने गए हैं। अग्र भाग, मध्य भाग जीभ का और पश्च भाग पिछला हिस्सा। जिह्वा मूल से थोड़ा सा पहले और मध्य भाग, अग्र भाग और पश्च भाग के मध्य में, और अग्र भाग जो है वह ध्यान में रखना है कि जीभ की नोक के पश्चात जो है जिह्वा का अग्र भाग माना जाता है। जीभ की नोक के थोड़ा पीछे जिह्वा का अग्र भाग माना जाता है और जीभ जहाँ जो है तालु का स्पर्श करती है वह मध्य भाग है और जहाँ कंठ का स्पर्श करती है वह पश्च भाग। तो जीभ की जो है स्थिति महत्वपूर्ण है, उसके भाग, और ओठों की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण। किसी अक्षर के उच्चारण में ओठ जो है प्रायः वर्तुलाकार हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं या फिर ये फैले हुए होठ होते हैं या फिर थोड़े से गोल होते, पूरे गोल नहीं होते। तो मैं चित्र नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझेंगे इसको ज़रूर कि या तो पूरा गोलाकार हो जाएगा, दोनों ओठ मिलकर के पूरा गोला बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे, या फिर फैले हुए होंगे इस तरह से, और अर्धवृत्ताकार स्थिति जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ना गोल होंगे बिल्कुल, ना बिल्कुल
फैले हुए ही होंगे। तो ये आप यहाँ इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ये देखिए न पूरी तरह से गोल है इस तरह से, और ना ये इस तरह से पूरी तरह से फैले हुए ही हैं। तो ये हमने देखा है मानसरों के संबंध में। जिह्वा की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद दूसरी स्थिति जो होती है वह ओठों की स्थिति होती है। जिह्वा के भागों का महत्व होता है और ओठ के फैलने और सिकुड़ने का महत्व हुआ करता है। देखिए कि स्वरों के उच्चारण का अध्ययन करते हुए सबसे पहले 1653 ईस्वी के आसपास जॉन वॉलिस ने जिह्वा की स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा था और इसका अध्ययन किया कि स्वरों के उच्चारण में जीव की स्थिति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसका अध्ययन 1653 ईस्वी में जॉन वॉलिस ने किया था। इसके बाद 1780 ईस्वी के आसपास स्वाविया के प्रसिद्ध विद्वान हेलबैग ने जीव की स्थिति का अध्ययन स्वरों के उच्चारण प्रक्रिया को समझने में किया था और एक स्वर त्रिभुज का निर्माण किया था। एक स्वर त्रिभुज का निर्माण जो है हेलबैग ने किया था। सोलह सौ 53 ईस्वी में जॉन वॉलिस ने स्वरों के उच्चारण क्रम में जीभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसका अध्ययन किया था। और फिर 1780 ईस्वी के आसपास जो स्वाविया के विद्वान थे हेलबैग ने उच्चारण के क्रम में जिह्वा की क्या स्थिति होती है इसको दिखाने वाला जो है एक त्रिभुज बनाया था, स्वर त्रिभुज जिसको कहा जाता है, या आप हाइफन नहीं भी दे सकते हैं, स्वर त्रिभुज। और 1780 ईस्वी से और हेलबैग से ही स्वर त्रिभुज की परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह बिल्कुल ध्यान में रखना है कि स्वर त्रिभुज की परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1780 ईस्वी के आसपास हुआ। और इस परंपरा के जनक कौन थे, तो हेलबैग थे। उन्होंने स्वर की उच्चारण प्रक्रिया के अध्ययन के क्रम में जिह्वा की स्थिति की भूमिका का अध्ययन किया था और एक स्वर त्रिभुज का निर्माण किया था। तभी से स्वर त्रिभुज की परंपरा चल पड़ी और यह शब्द जो है अत्यंत प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया। बाद में देखेंगे
कि लंदन विश्वविद्यालय में, लंदन विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर डेनियल जोन्स ने इनके ही स्वर त्रिभुज में किंचित थोड़ा ईषत संशोधन करके, परिवर्तन करके एक स्वर चतुर्भुज का निर्माण किया। एक स्वर चतुर्भुज का निर्माण किया और इन्हीं का जो है, डेनियल जोन्स का ही है स्वर चतुर्भुज। स्वर के उच्चारण की प्रक्रिया में जीभ की स्थिति और होठों की स्थिति को समझने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और इसी का अध्ययन अब किया जाता है। किंतु नाम प्रसिद्ध स्वर त्रिभुज हो गया, इसीलिए यह है स्वर चतुर्भुज जो डेनियल जोन्स ने बनाया था। लेकिन अभी भी इसके नाम के प्रभाव के कारण, इस नाम की प्रसिद्धि के कारण इसको स्वर त्रिभुज ही कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कि ये जो है चित्र बना करके कि इसको समझने का, मानस्वर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम स्वर चतुर्भुज का एक रेखा चित्र बना लें और उसके बाद हम जीभ की स्थिति और होठों की स्थिति को समझेंगे और फिर हम उन 8 मानस्वरों को उस स्वर रेखा चित्र पर देखेंगे। देखिए, यह जो है ये पूरा, ये 3 बराबर भागों में बांटा गया है और यह जो है 1/3 हिस्सा है, यह जो है 1/3 हिस्सा है और यह जो है 1/3 हिस्सा, तिहाई तिहाई हिस्सा है। और यह जो है जीभ की स्थिति है, ये जीभ का अग्रभाग है और यह जीभ का पश्च भाग है और यह जीभ का मध्य भाग। मध्य भाग को ध्यान में रखना है, मिश्र भाग भी कहा जाता है। यह ध्यान में रखने की ज़रूरत। यह जो है संवृत्त है, जिसको अंग्रेजी में क्लोज कहते हैं, और यह जो है संवृत्त के निकट जो है वह अर्ध संवृत्त है।
जिसको आप हाफ क्लोज कह सकते हैं। अर्ध संवृत के बाद जो है अर्ध विवृत है। विवृत मतलब खुला हुआ, संवृत मतलब क्लोज बंद, और विवृत को ओपन कहेंगे और अर्ध को हाफ ओपन कहेंगे। और यहाँ विवृत हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ओपन। उसी तरह से ये आपने समझ लिया है कि पूरे 3 बराबर भागों में बांटा गया है, और यहाँ से यहाँ तक 1/3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/3 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1/3 है। 1/3, 1/3, 1/3 है। तीनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। और उसी तरह से यह भी ये संवृत है, और यह अर्ध संवृत है। उसी आधार पर यह अर्ध विवृत है और यह विवृत है। यह विवृत है, यानी ओपन, हाफ ओपन, हाफ क्लोज और क्लोज। लेकिन ये इसकी जो है 9 स्थितियां हैं, किताबों से समझ में नहीं आती है बात। यह जो है अग्र संवृत है, यह अग्र अर्ध संवृत है, यह अग्र अर्ध विवृत है, और यह अग्र विवृत है। यह ध्यान में रखना है। यहाँ सभी अग्र हैं और यहाँ सभी पश्च हैं। ये पश्च संवृत, पश्च अर्ध संवृत, पश्च अर्ध विवृत और पश्च विवृत, ऐसे समझना है इसको। और यहाँ जो समझना है मध्य संवृत, मध्य अर्ध संवृत, मध्य अर्ध विवृत और फिर मध्य विवृत, यहाँ समझना है। और देखिए ये दाईं ओर का हिस्सा जो है ये जीव की स्थिति को बताता है, और बाईं तरफ का हिस्सा भी जीव की स्थिति को बताता है। ये जीव की अंतिम बाहरी सीमा है। यह जो है जीव की अंतिम बाहरी सीमा अग्र है। अग्र बता दिया है मैंने कि जीव की नोक के थोड़ा सा पीछे, मध्य भाग से आगे अग्र। तो फिर जीव जो है आगे होठ के बाहर तो नहीं चली जाएगी ना, तो इसलिए ये अंतिम बाह्य सीमा, इसको समझ रखने की जरूरत है। यह जो है इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यह जो है जीव की अंतिम बाह्य सीमा है, अंतिम बाहरी सीमा है, कि जीव जो है इसके आगे होठ के बाहर नहीं जा सकती। और यह जो है उसी तरह से यह जो है वो जीव की अंतिम आंतरिक सीमा है। यह जो है यह भाग जो है जीव की अंतिम आंतरिक सीमा है, कि जीव जो है ये कंठ के नीचे तो बिल्कुल नहीं जा सकती है। तो यह समझना है, बिना समझे मानसवर को समझना कठिन हो जाता है, तो इसीलिए ये समझाया जा रहा है। किताब से बात समझ में नहीं आती है। और यह देखिए
कि जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं तो ओठ जो है धीरे 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 गोलाकार होते जाते हैं। उसी तरह से इधर से भी इधर बढ़ते हैं तो ओठ जो है धीरे धीरे गोलाकार होते जाते हैं, और इधर से इधर आएंगे तो होठ धीरे धीरे उसी हिसाब से फैलते हुए चले जाएंगे, प्रसरित होते जाएंगे, अवृत्ताकार होते जाएंगे, अगोलाकार होते जाएंगे। तो इसी तरह से इसको यहाँ समझ रखने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ जो आएगा समृत क्लोज जो अक्षर जो है वह जो है यहाँ ई आई, ये अंग्रेजी सिंबल इसका है। और इसके बाद अर्ध समृत जो अक्षर आएगा वह जो होगा ए होगा, और इसको इसी सिंबल से ई से चिन्हित किया जाता है। और उसके बाद जो है ये आएगा, यह ध्यान में रखना है, ये अर्धचंद्र है जिसमें बिंदु नहीं है। और उसके बाद इसको जो है इस चिन्ह से डिनोट किया जाता है। और इसके बाद जो है जो चिन्ह है वह जो है ओ, और इसको ए से सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखिए दीर्घ ऊ, और यहाँ विपरीत में देखिए पूरी तरह से आय, और उसके बाद देखिए ओ, और उसके बाद देखिए ये ओ, ये 8 स्वर है। और इसको जो है यू से डिनोट करेंगे, इसको ए से डिनोट करेंगे, ओ को ओ से ही डिनोट करेंगे, और इसको जो है सी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। यह जो है ये बिंदु आप देख रहे हैं, यह बिंदु जो है केंद्रीय स्वर का स्थान है। केंद्रीय स्वर सेंट्रल वोवेल का यह स्थान। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में यहाँ जो है आ की स्थिति आएगी। हिंदी में आ जो है मान स्वर पर, इस मान स्वर के इस रेखा चित्र पर जो है यह जो है केंद्रीय स्वर है। आ जो है वह केंद्रीय स्वर है, सेंट्रल वोवेल आ। और आ जो है देखिए आ जो है पश्च विपरीत है, ओ कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। आ जो है पश्च विपरीत है, ओ जो है पश्च अर्ध विपरीत है, ओ पश्च अर्ध विपरीत है, ओ पश्च अर्ध संवृत है। और ऊ के उच्चारण के क्रम में हम देखते हैं कि ओठ जो है बिल्कुल गोलाकार हो जाते हैं, दोनों ओठ मिलकर बिल्कुल गोलाकार हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ऊ पश्च संवृत है, ऊ जो है
पश्च संवृत स्वर है ऊ, पश्च संवृत स्वर। उसी तरह से ओ पश्च अर्ध संवृत स्वर। उसी तरह से ओ यह जो है पश्च अर्ध विपरीत स्वर है। और आ देखिए ओठ जो है ये खुल जाता है, वो पश्च विपरीत स्वर है। आ पश्च विपरीत स्वर है। ये केंद्रीय स्वर सेंट्रल वोवेल का स्थान है। और आ जो है हिंदी में केंद्रीय स्वर है। आ पश्च विपरीत स्वर है। ओ पश्च अर्ध विपरीत स्वर है। ओ पश्च अर्ध संवृत स्वर है। और ऊ पश्च संवृत स्वर है। यह अच्छी तरह से समझा दिया गया है। उसी तरह से यह देखिए ई ओठ फैल जाते हैं, हाँ, लेकिन ये देखिए कि ई और ये आग्र संवृत है। आग्र संवृत है। केवल संवृत कहने से तो दीर्घई भी संवृत है और दीर्घ ऊ भी संवृत है, लेकिन आग्र संवृत कहने से दीर्घई समझ में आनी चाहिए और अग्र संवृत समझने से दीर्घई समझ में आनी चाहिए और पश्च संवृत समझने से दीर्घऊ समझने की आवश्यकता है। उसी तरह से अग्र अर्ध संवृत ए, उसी तरह से अग्र अर्ध विपरीत ए, और उसी तरह से अग्र विपरीत अ। तो ये और ये इस तरह से हमने कर दिया है। आप देखेंगे किसी भी, आप ये दीर्घई को लीजिए, दीर्घई क्या है तो अग्र संवृत है। उसी तरह से ए अग्र अर्ध संवृत है। उसी तरह से ए अर्ध विपरीत अग्र अर्ध विपरीत है, यह अग्र अर्ध विपरीत है। उसी तरह से आ, यह जो है अग्र विपरीत है, अग्र विपरीत है। ई अग्र संवृत है, ए अग्र अर्ध संवृत है, ए अग्र अर्ध विपरीत है, अ जो है अग्र विपरीत है। उसी तरह से हम समझेंगे दीर्घऊ, तो इसमें पश्च लगा देंगे, पश्च संवृत है। उसी तरह से ओ पश्च अर्ध संवृत है। उसी तरह से ओ पश्च जो है अर्ध विपरीत है और आ पश्च विपरीत है। और यह देखेंगे कि आ जो है केंद्रीय स्वर है और सेंट्रल वोवेल है अ हिंदी में। ये अंग्रेजी की तरह से उसके सिंबल को इस तरह से समझाया गया है। इसका एप्लीकेशन जो है, इसका अनुप्रयोग जो है किसी भी भाषा के स्वरों के उच्चारण को समझने में किया जाता है और किसी भी व्यक्ति को मानस्वर की शिक्षा दे करके स्वर का सही सही उच्चारण करना बताया जा सकता है। आज इतना ही। अगले दिन हम क्या करेंगे कि हिंदी में जितने भी स्वर और उन स्वरों की जो है इस मानस्वर के रेखा चित्र पर क्या स्थिति है, इसका जो है
सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करेंगे। मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं और एक एक अक्षर को यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है और आप एक एक अक्षर को दीर्घई जो है वह अग्र संवृत है, ये जो है अग्र अर्ध संवृत है, ए यह जो है अग्र अर्ध विवृत है, अग्र विवृत है, ऊ अग्र संवृत है, ऊ पश्च संवृत है, ओ पश्च अर्ध संवृत है, ओ पश्च अर्ध विवृत है और आ पश्च विवृत है और यह केंद्रीय स्वर की स्थिति है, सेंट्रल स्वर की स्थिति है अ, और इसका अध्ययन करेंगे तब हिंदी के स्वरों को मान स्वर के रेखा चित्र पर समझने में आपको बड़ी सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।